मास रिलेशनशिप पे हैं, आज पढ़ाने वाले थे, ठीक है, तो अभी वो बता नहीं सकते। अभी तो तरह से आपको एकदम बेसिक चीज बताया, ये तीनों मास मास रिलेशनशिप पे हैं, ये एटॉमिक मास है, ये बताया गया है, अगर न बने तो बता दें, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर फिजिक्स में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं, मोलरिटी भी पढ़ाए नहीं, आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। ये वॉल्यूम रिलेशनशिप भी पढ़ाने वाले हैं, मोलरिटी है पढ़ाया नहीं गया है, भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये सब ये देखो लिमिटिंग रेजेंट भी पढ़ाए नहीं हैं, तो अभी ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाने हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चन पे मत जाइए, अभी जो पढ़ा रहे हैं उतना याद करिए, और जहां डाउट हो उसको पूछिए, जो पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट हो। बस 2 और 3 लेक्चर और, मतलब ये जो 3 लेक्चर कंटिन्यूअस हैं, इसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो आपके ये सारे क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा या आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अभी जैसे इक्विवेलेंट मास पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट मास का यूज है केवल उसके क्वेश्चन इसमें थोड़े हैं। बैलेंसी पढ़ाएंगे, बैलेंसी के इसमें क्वेश्चन नहीं है, केवल यूज है उसका, ठीक है। और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ाएं, मोल पढ़ाए हैं, उसके क्वेश्चन इसमें रोज ऐसे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बताओ क्या रिवाइज करवा दें। इक्विवेलेंट मास हो गया, बैलेंसी पढ़ाए थे पहले, लेकिन इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे, फिर बैलेंसी, फिर एटॉमिक मास। आप किस क्लास में बेटा? 12वीं में। तो बताओ जो इन चीजों को बता दें। हाँ पढ़ाएं यार, तो डाउट क्लियरिंग है। हाँ अभी आपका पहला टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, अभी वो चैप्टर चलेगा 2-3 दिन। क्या हुआ? किसका फोन है? हाँ देख लो पीछे। अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है ये अभी पढ़ाया जाना है, अभी 2-3 लेक्चर्स में लगेंगे, ठीक है। हाँ तो कम समझ में आता है, इसका मतलब ये तो नहीं बेटा उसको छोड़ दिया जाए, समझ रहे हो ना। जैसे कम आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि उसको और समझा जाए, ठीक है। तो अब 2 तरीके हैं, एक तो कम आता है, दूसरे इसको और उड़ा के पढ़ा दें, तो एकदम में नहीं आएगा। इसलिए अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग में केमिकल बॉन्ड शुरू करना था, ठीक है, लेकिन मेरी पहली यूनिट ही नहीं हुई है, तो उसको पढ़ा देते हैं। वो 3 लेक्चर लगेगा, उसके बाद फिर आगे जो चैप्टर हैं वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे, इक्विवेलेंट मास एक बार। अच्छा ध्यान दो, अभी नेक्स्ट कल लेक्चर अगर चलेगा तो कल हम लोग पढ़ेंगे मास मास रिलेशनशिप, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और लिमिटिंग एजेंट। कल का टॉपिक इतना हमारा रहेगा। उसके बाद नॉर्मलिटी मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी मोलरिटी मोलरिटी पीपीएम लेवल, ये इतनी चीजें बच रही हैं जो हम पढ़ाएंगे। तो अब ऐसा भी होता है नॉर्मलिटी मोलरिटी हम सोल्यूशन साइड में ट्रांसफर कर दें, उस चैप्टर मान लें। हाँ सोल्यूशन वाले में पढ़ लें, मतलब इस चैप्टर से फुर्सत मिले। हाँ ठीक है। हाँ नहीं बेटा, असल में चैप्टर मेंशन है उसके शेड्यूल में पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, हम टॉपिक इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मलिटी जैसे उधर भी है इधर भी है, तो चाहे यहाँ पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, तो यहाँ पढ़ाए वहां, अगर वहां के लिए ट्रांसफर कर दिए तो यदि चैप्टर के क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तब ये चैप्टर आपका अधूरा रह जाएगा, है ना। तो बस एक लेक्चर में हम लोग मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ये पढ़ लेंगे लिमिटिंग एजेंट के साथ। अगले लेक्चर पे नॉर्मलिटी पढ़ लेंगे, अगले लेक्चर पे मोलरिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से चलो, नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए फिर इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी।
तो आज हम लोग इक्विवेलेंट मास फिर से थोड़ा देख लेते हैं, है कि? तो इक्विवेलेंट मास क्या पढ़ाएगा बेटा? इक्विवेलेंट मास में पढ़ाया गया था कि ऐसा मतलब है, यहाँ पर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना पढ़ाया गया था? 1, यहाँ पर क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, ये बताया गया था। और आपको ये बताया गया था इक्विवेलेंट का मतलब बराबर नहीं होता, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक के प्लेस पर जो दूसरा यूज किया जा सके, आप उसको क्या कहोगे? इक्विवेलेंट कहोगे। एक के प्लेस पर जो दूसरा यूज किया जा सके उसको क्या कहोगे? इक्विवेलेंट कहोगे। जैसे आपको यहाँ पर समझाए थे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर MgO लिए हैं, यहाँ पर कितना है? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24, ऑक्सीजन का कितना बेटा? 16, यहाँ पर इसको 2, यहाँ पर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 8, यहाँ पर 2 इंटू क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। यहाँ 2 और 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना है? 12 है। तो ध्यान दो, 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से किसी भी सब्सटेंस का जो मास जुड़ेगा या उसको उसके किसी भी कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा तो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम के 8 ग्राम से ऑक्सीजन के 8 ग्राम से मैग्नीशियम का कितना जुड़ा है? 12 ग्राम। तो इसका मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम जो है इसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो, MgCl2 लिया गया है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, Cl का एटॉमिक मास कितना है? 35.5 इंटू यहाँ पर 2 Cl है, इसलिए 2 से गुणा कर दिया गया। तो ये संयोग से Cl का इक्विवेलेंट मास है और Cl का एटॉमिक मास दोनों है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिया गया? 2 बार। तो इसका भी इक्विवेलेंट मास कितनी बार लिया जाना चाहिए? 2 बार लिया जाना चाहिए। यहाँ पर 35 लोग 5 गुणे 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 12, यहाँ पर 35.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये 12 से यहाँ पर देखो 12 ग्राम से कितना हुआ? 8 ग्राम, 12 से कितना हुआ? 35.5 ग्राम। तो मैग्नीशियम का 12 ग्राम अगर ऑक्सीजन से रेट कराओगे तो ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ेगा? 8 ग्राम। क्लोरीन से रेट कराओगे कितना लेना पड़ेगा? 35.5 ग्राम। तो इसका मतलब चाहे 8 ग्राम ऑक्सीजन लो या 35 लो, 5 ग्राम क्लोरीन लो, ये दोनों एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा रहे हैं ना भाई। ऑक्सीजन लोगे तो 8 ग्राम लेना पड़ेगा, क्लोरीन लोगे तो 35.5 ग्राम लेना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के प्लेस पर यूज किए जा रहे हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन 5 ग्राम क्लोरीन के बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है। बराबर नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। सही ना? तो इक्विवेलेंट का ये आशय है कि एक के प्लेस पर मान लो पेन 10 रुपए के है, हमारे जेब में 10 रुपया का पेन नहीं थे, गया दुकानदार को दिया, भैया 10 रुपये मतलब ये पेन हमें दे दो, तो 10 रुपए देना पड़ेगा, हमें 10 रुपए दे दिया। अब यहाँ पर हमारे 10 रुपए हुआ करता था, वहीं पर पेन है, इसका मतलब 10 रुपए इस पेन के क्या है? इक्विवेलेंट है। चाहे अपनी जेब में 10 रुपए रख लें या क्या रख लें? पेन रख लें। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था, ध्यान दो, यहाँ पर इसी बेस पर एक फार्मूला बनाया गया था। यहाँ पर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में? आप सब लोग लिखे हैं, वो देखते चलो बस। तो यहाँ पर क्या ऑक्साइड मेथड से फार्मूला क्या था बेटा? ऑक्साइड मेथड में जो बच्चे आज एक दो नए लिख रहे हैं ये समझ लेंगे, ठीक है? किसी बच्चे से लिख के लिख लीजिएगा लेके, ठीक है? क्योंकि आगे नॉर्मलिटी पे आएंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी, बस इसके बाद एक लेक्चर के बाद नॉर्मलिटी आएंगे तो वहां पर फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट मास की। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लिखेंगे, यहाँ पर WM, यहाँ पर WO2 × 8, इसका मतलब मास ऑफ मेटल
इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर फार्मूले में 8 है, मतलब 8 ग्राम से जो जुड़ेगा वही इक्विवेलेंट मास होगा। ध्यान दो, यहाँ पर 24 ग्राम, ये कितना था 16 ग्राम, तो 16 ग्राम से जुड़ा कितना गया, 16 ग्राम से जुड़ा कितना 24, 1 से जुड़ेगा कितना 24/16, तो 8 से जुड़ेगा कितना 24/16 गुणे 8, ये 8 दूनी 16 और ये कितना आ गया 12, इसी 12 को तो इक्विवेलेंट मास बोल रहे थे। तो ये 24 क्या है, मैग्नीशियम का मास जिसको मेटल कह रहे हैं, मास ऑफ मेटल। ये 16 क्या है, ऑक्सीजन का मास, और ये 8 आपके फार्मूले में है। तो Wm मास ऑफ मेटल, WO2 मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर इनटू क्या है 8 है। अगर यहाँ पर भैया यहाँ पर ध्यान दो, अगर वॉल्यूम लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, VO2 यहाँ पर 5600, ये इन मिलीलीटर एट STP ये हो जाएगा। ये क्लोराइड मेथड अगर आप ले रहे हैं, क्लोराइड मेथड में यहाँ पर भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, W मेटल मास ऑफ मेटल, मास ऑफ क्लोरीन यहाँ पर कितना बेटा 35.5, या W मेटल यहाँ पर क्या लिखोगे VCl2 इन मिलीलीटर एट STP, यहाँ पर कितना बेटा 11,200। ये सब पढ़ाए गए थे ना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीलीटर एट STP, मिलीलीटर में लिया जाएगा। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है तो बताओ हम भैया। हाँ बताओ क्या दिक्कत है। हाँ यहाँ पर हाइड्राइड मेथड ये तीसरा हो जाएगा, ये हाइड्राइड मेथड है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल लिखे थे WH2, यहाँ पर कितना 1.008, या WmVH2 यहाँ पर कितना बेटा 11,200, यहाँ पर इन मिलीलीटर एट STP। यहाँ पर ध्यान दो, STP का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब। टेम्परेचर कितना लेते हो आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना लेते हो 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर आपसे कहा जाए कि STP क्या होता है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पर एट STP आपको बताया गया था, एट STP मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इक्वल टू कितना बेटा 22,400 मिलीलीटर। तो STP पर किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है बेटा 22,400 मिलीलीटर होता है। ये 22,400 मिलीलीटर है। अब यहीं से हम लोग यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 5,600 लिखे थे, क्या लिखे थे 5,600, ये देखो लिखा गया है। यहाँ पर 11,200 लिखा गया है, यहाँ पर भी 11,200 लिखा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों लिखा गया, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम O2 बराबर कितना बेटा 22,400 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम O2 बराबर कितना हो जाएगा 22,400 बटे 32, तो 8 ग्राम कितना हो जाएगा 22,400 बटे 32 गुणे 8, ये 8 चौक 32, यहाँ 5,600 आ जाएगा। 5,000 क्या आ जाएगा 600 मिलीलीटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा जाए कि 5,600 कहाँ से आ गया, तो आप कहेंगे इसी 8 ग्राम को लोगों ने किस में बदल दिया है
किसमें बदल दिया है? वॉल्यूम में। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है? 71 ग्राम। यहाँ पर आप 71 ग्राम बराबर कितना? 22,400। तो 1 ग्राम बराबर कितना बेटा? 22,400 बटे 71। तो 35.5 ग्राम बराबर कितना? 22,400, यहाँ पर 71, यहाँ पर कितना? 35 लो 5, ये 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11,200 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 11,200 क्यों आ गया। और इसी तरह से हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर मास दिया जाए तो 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर आप लोग कितना लिख रहे हो? 22,400। तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा? 22,400 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 11,200 ये आ जाएगा। बात समझ आई ना? तो ये चीजें आ जाएंगी। तो आपको एक बेसिक बताया गया था, अगर जरूरत पड़े तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये फार्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप एटॉमिक मास कहीं पर निकालना होगा। आपको बताया गया था, इधर ध्यान दो, यहां पर आपको बताया गया था, ध्यान दो, यहां पर एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो यहां पर अगर इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछना चाहेगा तब आपको एटॉमिक मास आना चाहिए। इस फार्मूले से अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास फिर आपको कैलकुलेट करना आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, जैसे यहाँ पर मान लो Al2O3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो यहाँ पर कितना निकालेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? WO2 इंटू क्या हो जाएगा? 8। तो WM कितना बेटा? मेटल, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना? 27। कितना एल्युमिनियम है? 2। ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। फार्मूले में क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 27/3 9। AlCl3 लिया जाए। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या लिखो बोलो? WM, W क्या बेटा? Cl2, यहाँ पर 35.5। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना? 27। Cl का एटॉमिक मास 35.5। कितने Cl है बेटा? फार्मूले में 35.5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। तो ध्यान दो, चाहे आप इस मेथड से निकाले तब भी 9, इस मेथड से निकाले तब भी 9, ठीक है। यहां पर मान लो, इधर ध्यान दो, ये 2.4 ग्राम एक मेटल है, ये ध्यान दो, ये मेटल है, कोई भी मेटल है। यहाँ पर डाइल्यूट HCl है, ये मान लो यहाँ पर MCl2 बनता है, H2 गैस बनती है। हम क्वेश्चन वैसे समझा रहे हैं। ये मास कितना है इसका? 2.4 ग्राम। ये जो वॉल्यूम रिप्लेस हुआ है, ये रिप्लेस हुआ है मान लो 220 मिलीलीटर एट STP। अब यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास आपको मालूम नहीं है, इक्विवेलेंट मास आपको मालूम नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए? ये क्वेश्चन है कि मतलब 2.4 ग्राम मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके ये इतना H2 रिप्लेस हुआ है ना, इतना मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करती है। तो आपको इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए भैया? कौन सा? यहां पर बोलो EM, VH2, यहां पर 11,200। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2.4, ये कितना? 2240, ये 11,200। इसको सॉल्व करोगे, एक जीरो यहां से हटाओगे, कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पर
2 2 4 0, यहाँ पर 1 1 2 0, ये नीचे 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, बन जाएगा ना। आगे चलें। A metallic oxide has 24% oxygen. Find equivalent mass of metal. या इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड में क्या क्या होंगे, मेटल और ऑक्सीजन होंगे। तो मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या कितने ग्राम के हैं, 100 ग्राम। क्यों, कहां से 100 आ गया, 100 कहां से आया, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100, जिसमें ऑक्सीजन कितना है 24, तो WO कितना हो गया भैया 24, तो WM कितना हो जाएगा 100 माइनस 24 बराबर कितना 76। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो क्या करोगे, WM WO2 इंटू कितना बेटा 8। अब बताओ 76, यहाँ पर 24, यहाँ पर 8, 3 आ जाएगा 25.33, कितना आ जाएगा 25.33। हाई, यहाँ पर ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये ध्यान दो, अभी तक जो होता है समझा है, ये सब सारी एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में जरूरत पड़ेगा इस तरह से। कहां पे, एटॉमिक मास, उस फार्मूले पीछे पढ़ाए थे। अब एसिड बेस इन सब का पढ़ना है, तो ये कहां जरूरत पड़ेगी, नॉर्मलिटी निकालने में, कहां जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर बेसिसिटी, क्या जाएगा बेटा बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो कितने आयन आप रिप्लेस कर सकते हो, आपको पढ़ाया गया था किसी भी एसिड में जितने H हैं आप रिप्लेस कर सकते हो। कहां कहां बताया गया था कि रिप्लेस नहीं होंगे, कहां पे बेटा, यहां पर ध्यान दो। अच्छा, बेसिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे N से, ये N फैक्टर, एसिड का N फैक्टर क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। HCl की बेसिसिटी कितना है 1, H2SO4 का N फैक्टर क्या है 2, H2C2O4 का कितना है N फैक्टर 2, H2C2O4 2H2O कितना भैया 2। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 36.5/1, कितना बेटा 98/2, कितना 90/2, 126/2, 63, 45, 48। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, इसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड, क्या नाम बेटा ऑर्गेनिक एसिड। यहां पर ऑर्गेनिक एसिड से क्या जुड़ गया है वाटर, तो इसको कहेंगे हाइड्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड या क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड, हिंदी में क्रिस्टली या जलयोजित ऑर्गेनिक अम्ल बोलेंगे, क्रिस्टली या जलयोजित ऑर्गेनिक अम्ल बोला जाएगा, ठीक है। यहां पर H3PO4 बेसिसिटी कितना है, H3PO3, H3PO2, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, फास्फोरस का एसिड है, फास्फोरस के एसिड में अगर एक फास्फोरस है तो जितने ऑक्सीजन है उससे एक H कम निकलेगा, तो कितने H निकलेगा भैया, खड़े हो जाओ, कितने H निकलना चाहिए, कितने H निकालें, जितने ऑक्सीजन है उससे एक H कम,
ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो एक कम कर दो। कितने ऑक्सीजन हैं? 3, तो कितने निकलना चाहिए? 2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2, तो कितना निकलना चाहिए? 1। ये रूल कहाँ पे? केवल फास्फोरस वाले में, और तब जब एक फास्फोरस है। फास्फोरस कितना है? 1। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बेटा, या बेसिसिटी क्या हो जाएगा? बेसिसिटी क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। हाँ, कुछ एक्सेप्शन और भी हैं। H से 4p2, यहां पर ध्यान देना, H4p2O5, n इक्वल टू 4, H4p2O6, n इक्वल टू 2 है, यहाँ 4, H4p2O7, n इक्वल टू कितना है? 4 है। n इक्वल टू कितना है? 4 है। तो कितने एक्सेप्शन मिले अभी तक? 3, 2 और 1, 3। और एक आपको बताए थे H3BO3 में, क्या बताए थे? यहाँ पर बेसिसिटी कितना है? 1। और कैसे 1 है ये पूछा गया था। और इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है? मोनोबेसिक लुईस वीक लुईस एसिड, मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड, ये सब पढ़ाया गया था। यहां पर ध्यान देता है, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने अटॉम होते हैं? 3, शेयर किया 6 हो गया। ध्यान दो, कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 शेयर करके कितना हो गया? 6। चाहिए कितना? 8। तो ये जब जल में आप डालेंगे तो ये जल का जो लोन पेयर है ये ले लेगा, ठीक है? तो लोन पेयर ले लेगा, तो इसका मतलब यहां से H+ निकल जाएगा, ये बचेगा OH-, इससे आके जुड़ जाएगा। कितने OH दिख रहे हैं? 1, 2 और 1 OH और जुड़ गया, तो इसका मतलब इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर BOH होल 4, यहाँ पर H+ हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, आपको बताए थे उस समय कि ये IIT में 2 बार पूछा गया था। एक बार ये कि बेसिसिटी कितना है, तो 1 है। दूसरा कैसे 1 है, तो ये BOH होल थ्राइस वाटर से रिएक्ट किया और यहाँ पर एक H+ जनरेट किया, एक ऐसे है, ठीक है बेटा। और इसके बारे में एक बार जब PMT अलग अलग होते थे, ज्वाइंट नहीं होता था, तब पूछा गया था, किसमें? छत्तीसगढ़ PMT में, कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H3BO3। तो H3BO3 के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड, ये कथन इसके बारे में क्या होगा? सही होगा। ठीक है, मिटा दें क्या? मिटा दिया जाए? चलो अच्छा, बेस के लिए अगर लिखोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस क्या बताया बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी को n बोलेंगे, मतलब एसिड के लिए, बेस के लिए n फैक्टर क्या कहलाएगा? एसिडिटी। एसिड के लिए n फैक्टर क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। एसिडिटी क्या बेटा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, कितने OH- आयन रिप्लेस कर सकते हो। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, जितने दिखेंगे सब निकल जाएंगे। NaOH की एसिडिटी क्या है? 1। MgOH होल ट्वाइस की एसिडिटी 2। AlOH होल थ्राइस की एसिडिटी 3। तो यहां पर n फैक्टर क्या हो गया? 1, n फैक्टर 2, n फैक्टर क्या हो गया? 3। अब डिवाइड करके निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है?
ये हो जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ाए थे, ये n फैक्टर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले तो समझ लो चार्ज कैसे निकालोगे, आपको तोड़ना सिखाए थे, आज फिर सीख लो, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये इस चैप्टर का नाम क्या है, बेसिक केमिस्ट्री, सारी बेसिक चीजें, मतलब जो बुक में है जो नहीं है सब सीखना है, ठीक है। बुक में तो वो चीजें हैं जो आपको मतलब कि ठीक इतना पढ़ना है, लेकिन जरूरी नहीं बस आप उतना जानो, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को शुरुआत में बताए थे। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, A2V3 है, तो कितने लोग इसको तोड़ ले जाएंगे, क्या बताया था, कितने लोग तोड़ ले जाएंगे, आप कब उठ रहे हैं, हाँ चलो ठीक, अच्छा है। यहाँ पर ध्यान दो, ये दो जो संख्या बाद में होती है वो पहले आ जाती है, तो यहाँ पर क्या कर दें 2A, और जो दूसरे के बाद में है वो पहले के ऊपर चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल प्लस। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दो, B के बाद में क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3B, और A के बाद में है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 माइनस। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास क्या, n फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव कितना है 6, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर AXBY है, अब बताओ भैया, तो X पहले आ जाएगा, Y प्लस, यहाँ पर इसके Y इसके ऊपर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर Y पहले आ जाएगा, YV, और यहाँ पर क्या बेटा X माइनस, तो इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन XY, यहाँ पर n फैक्टर आ जाएगा। आपको और बताए थे जो चीजें पहले लिखी गई है वो प्लस, जैसे A और B कौन से एलिमेंट हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है जो पहले होगा वो प्लस और जो बाद में होगा वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आप लोग परेशान होते हो, Na2CO3 तोड़ना है, तो पहले आपको हम फिर से बता दें, पहले भी बताए थे, जैसे CO3 डबल माइनस लिखा है तो ये पूरा एक स्पीशीज होगा, हमेशा CO3 डबल माइनस ही दिखना चाहिए, SO4 डबल माइनस दिखना चाहिए, PO4 ट्रिपल माइनस दिखना चाहिए, NO3 माइनस दिखना चाहिए, CrO4 डबल माइनस दिखना चाहिए, समझ ना। तो अब इसको तोड़ना है तो कैसे करेंगे बताओ। अब यहाँ पर 2 बाद में है ना, तो 2 सोडियम के पहले लाएंगे, 2 को पहले ले आएंगे, 2Na। अब ये CO3 एक अकेला, मतलब ये पूरा समूह है, एक साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं 3 को यहाँ ले आओ। तो अब CO3 अगर 3 नहीं आएगा तो 3 के बाद क्या बच रहा है, 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस, और CO3 के बाद में कुछ नहीं तो पहले तो आएगा नहीं कुछ, तो CO3, और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाई 2, तो ये होगा 106/2, दैट इज 53। कितना हो जाएगा 53। यहाँ पर Na2SO4, तो यहाँ पर क्या बेटा सोडियम के बाद में है 2, तो 2Na। यहाँ पर SO4 एक अकेला पूरा ग्रुप है, सॉरी तो यहाँ पर क्या कर दे प्लस SO4 डबल माइनस। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 142/2, दैट इज 71। यहाँ पर ध्यान दो Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 2 पहले आ जाएगा, 2L, ये 3 यहाँ पर 4 बन जाएगा, यहाँ 3 पहले आ जाएगा,
SO4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास वाई बोलो, मॉलिक्यूलर मास वाई क्या हो जाएगा 6, मॉलिक्यूलर मास वाई क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 बन जाएगा ना, रिमूव करना है। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर याद रखिएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर आयनिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन इट, ठीक है। जैसे अभी ये भी आपने लिखा है SO4 डबल माइनस, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आयनिक मास बटे कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज हो जाएगा 2। अब इसका आयनिक मास निकालोगे कैसे, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 बटे 2 बराबर 96/2 48। CO3 डबल माइनस बेटा, तो क्या आयनिक मास बाई कितना 2 60/2 30। NO3 माइनस आयनिक मास बाई कितना 1 62/1। Cl माइनस 35.5/1 35.5। फॉर Cl2 गैस आल्सो, अगर कोई Cl2 गैस का पूछ लिया ले तो उसके लिए भी O डबल माइनस कितना बेटा 16/2 8। फॉर O2 आल्सो, यहाँ पर ध्यान दो ऑक्सीजन के लिए भी, इधर ध्यान देना सही लोग। यहाँ पर कुछ मेटल लिख रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होते हैं। फिजिक्स में कहा, जब आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था ना, यहाँ केमिस्ट्री में भी ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है, और बाकी तो केमिस्ट्री में तो यूज ही होता है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर, जैसे कौन कौन सा, एल्युमिनियम, तो कितना भैया यहाँ पर 27/3, 27 वही इसका जो एटॉमिक मास होगा, 27 इसका क्या है एटॉमिक मास है ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27। तो इस +3 से कोई मतलब नहीं है, हाँ वो एटॉमिक मास में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको 27 को एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पर आयन के रूप में ना, उसी को यहाँ पर आयनिक मास बोलेंगे। बात समझ में भैया, ये चीज है। तो कितना आ गया 9। यहाँ पर मैग्नीशियम का उतना तो खैर नहीं पड़ता 24/2। यहाँ पर जिंक डबल प्लस पड़ता है काम, तो कितना बेटा 65/2। और बेटा कॉपर डबल प्लस 63/2। और भैया सिल्वर प्लस 108/1। इतने का तो आप कम से कम याद रखिएगा, इतने का, इतने मेटल का आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिख लो। अब जिंक 65 एटॉमिक मास होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो पॉपुलर मेटल हैं उनका याद कर लो। KMnO4 का यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेटा जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। डिटेल में कब पढ़ाया जाएगा? जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, एक दो का काम पढ़ता रहता बीच बीच में, उनके बारे में बता दे रहे हैं, बाकी आगे आपको बताएंगे। यहां पर ध्यान दो, जैसे KMnO4 है, क्या बेटा? KMnO4। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट मास होगा ये पहला हो जाएगा m/5, m/1, m/3। ये एसिडिक मीडियम में इसका मॉलिक्यूलर मास 158 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास 158 होगा, डिवाइड नहीं करेंगे, 158 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 52.6। ये एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ये होगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में कितना चेंज होता है, तो आपका आंसर होगा 5 का। बेसिक मीडियम में कितना चेंज होता है? 1 का। न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है? 3 का। सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट मास पूछा था, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम में पूछता है। तो m/3, m/5, m/6। तो क्या बता दिया जाए? m कहां पर? बेसिक मीडियम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछता है, समझ रहे ना? तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा? m/5, न्यूट्रल मीडियम में m/3, n मतलब न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा? m/1 या m। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा कितना? m/6। इसको याद रखिएगा, ये एसिडिक मीडियम में होगा और कहाँ पे होगा बेटा? एसिडिक मीडियम में और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आपका एक एग्जाम होता था पहले, AIEEE का इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ करता था, उसमें पूछा गया था K2Cr2O7 का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो क्या होगा भैया? m/6। और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में ही किया जाता है, तो आप तभी बता पाओगे जब आपको ये मालूम हो कि ये एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट मास हल्का सा रिवाइज करा दिए, इसको आप पढ़े जरूर रहिएगा, चूंकि कल जब हम लोग मिलेंगे तो आपको बता दिए क्या पढ़ाएंगे। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम और लिमिटिंग रेजेंट। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो लिमिटिंग रेजेंट होगा, बाकी तो बस वैसे सिंपल सी कहानी है, उसमें कुछ दम है नहीं बाकी क्वेश्चन में। लिमिटिंग रेजेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर पे नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे, जहां पर फिर ये इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि पढ़ाने के बाद भी, अच्छा आपके 12वीं में भी नॉर्मलिटी मोलरिटी सब है, तो पढ़ाने के बाद भी आपको फिर से बताना पड़े, इसकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ाए थे आपको? बैलेंसी के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी तत्व के जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। तो बैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। या अब कंबाइनिंग कैपेसिटी से कैसे समझ में आएगा? तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या शेयर। तो कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है या शेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम लोग उसकी बैलेंसी कहते हैं, उसको हम लोग उसकी बैलेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर बाय एलिमेंट। तो अगर आपसे कहा जाए बैलेंसी क्या है,
तो आप कहेंगे कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है या शेयर करता है, वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। और एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखिएगा, जो बेसिक रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा कि जब कोई भी एलिमेंट जुड़ेगा तो अपना आर्कटेक कंप्लीट करना चाहेगा। तो जैसे मान लो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा उसको कितना मिल जाए, 3। तो आर्कटेक कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसको आप मिनिमम वैलेंसी या जनरल वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, मिनिमम वैलेंसी या जनरल वैलेंसी, ठीक है। और मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा, मैक्सिमम वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। और मिनिमम वैलेंसी क्या होगा बेटा, यहां पर एक्सेप्शन बताए थे, एक्सेप्शन क्या बताए थे, n, o और f, कितना 2, 1, यहां पर कितना बताए थे 3, N2O5 में 4, N2O5 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम वैलेंसी इसकी 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। मिनिमम वैलेंसी कितना होना चाहिए, 8 माइनस n, इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब n का मान 4 या उससे ज्यादा है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, जैसे फास्फोरस है 15 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या हो जाएगा 2, 8, 5। अब आर्कटेक कंप्लीट करने के लिए चाहेगा आर्कटेक कंप्लीट हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो मिनिमम वैलेंसी कितना हो जाएगी, 3। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, अगर कोई मांगे भैया हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत आपसे रोग आ रहा है, तो 5 दे सकते हो ना। देने के बाद आपका आर्कटेक पूरा है या नहीं है, पीछे वाला पूरा हो गया, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैलेंसी 5, ये n के बराबर, इसको n कहोगे। और मिनिमम वैलेंसी क्या हो जाएगा बेटा, 8 माइनस n, 8 माइनस 5, दैट इज क्या हो गया 3, दैट इज क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये चीज हो गया मैक्सिमम वैलेंसी और मिनिमम वैलेंसी। ये नाइट्रोजन इसी परिवार का है, यहाँ पर 7, 2 और 5 हैं। अब यहाँ पर मिनिमम बैलेंसी अगर आपसे कहा जाए, या बैलेंसी, इसकी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम नहीं करेंगे, बैलेंसी की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना 3, कितना हो जाएगा 3। अब अगर ये आपसे बहुत कोई रोएगा इससे भैया हमें दे दो, बहुत जरूरी है यार दे दो, कितना भी निवेदन करे तो ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके देने के बाद इसके पीछे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आपसे कोई दिमाग में आपके चल रहा है कि भैया इसके भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 दे क्यों दिया, या 5 ये क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका रीजन ये होगा कि इसके पीछे वाले सेल का आर्कटेक पूरा है, या हम कैसे जान लेंगे। मान लो ये दोनों तो रख लिए, लेकिन आपसे कोई तीसरा एलिमेंट के बारे में पूछ ले, यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर करना है इसको। अभी मान लो आपसे कहा जाए, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आपसे यहां पर कोई पूछ ले कि सल्फर है, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8, 6, तो मैक्सिमम बैलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम बैलेंसी ये होगा मैक्सिमम बैलेंसी, ठीक है। और मिनिमम क्या हो जाएगा, आर्कटेक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 माइनस 6 बराबर कितना बेटा 2। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 और 6, आप बोलो, खड़े हो जाओ, आज नए दिख रहे हो, मैं कितना बैलेंसी होगी मैक्सिमम, खड़े जल्दी खड़े हो जाओ, मैक्सिमम बैलेंसी कितना होगी भैया, अधिकतम
4 कैसे होगी? 8 तो कहीं पढ़ाए ही नहीं। कितना होगी भैया मैक्सिमम? ये 6 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बहुत मांगने पर? दे पाएगा? क्यों? क्योंकि इसके पीछे आर्टेक पूरा नहीं है, तो 6 नहीं देगा। फिर ये क्या करेगा? अपना आर्टेक पूरा करना चाहेगा, तो अपना आर्टेक पूरा करने के लिए किसी से 2 मांगेगा या 2 शेयर करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल बैलेंस ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया? 8 माइनस n दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो यहाँ पर बैलेंस ही 2 होगी। बात समझ रहे ना? तो जिसके पीछे वाले में, या ऐसे समझ लो, जिसके पीछे वाले में 8 है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सारा इलेक्ट्रॉन चाहे तो दे देगा। तो वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे। और जहां जिसके पीछे वाले में 8 नहीं, जैसे ये 6 है ना, तो इसके पीछे 8 नहीं है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, इसका एक ही होगा। चाहे उसको मैक्सिमम कह लो चाहे मिनिमम कह लो, चाहे इसको मैक्सिमम कह लो चाहे मिनिमम कह लो। और कैसे जानेंगे? मान लो ऐसे भी तोड़ना नहीं आता, तब कैसे जानेंगे पीछे 8 रहेगा या नहीं? एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है, देखो 8 है ना, एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है तो उसके पास 2 वैलेंसी नहीं होगी, उसके पास एक ही वैलेंसी होगी। एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है तो उसके पास 2 वैलेंसी नहीं होगी, उसके पास क्या होगी? एक ही वैलेंसी होगी। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया भैया वैलेंसी क्या है, क्या हो सकती है। अब वैलेंसी हम लोग सेंट्रल एटम की कैसे डिटरमाइन करते हैं? वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी सेंट्रल एटम की कैसे डिसाइड करते हैं? यहां पर इफ मोनोवैलेंट एटम HFCl(Br(I) इज अटैच्ड, तो अगर केवल मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और सेंट्रल एटम वो होता है जो संख्या में क्या होता है? कम होता है। बताने चल रहे हैं, ये तो अभी लिखा गया। इफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, तो शर्त है वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता बताना है। केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम होगा कौन? जो संख्या में कम होगा। जैसे PCl5 है, तो PCl5 में फास्फोरस क्या है? सेंट्रल एटम है, और इसकी वैलेंसी बताना है। तो Cl जुड़ा हुआ ना इसे, और Cl मोनोवैलेंट एटम है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मतलब जितने मोनोवैलेंट एटम हैं। आप जैसे मान लो हम इस कमरे में बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, इस कमरे में कोई बैठा हुआ है, वो दान कर रहा है, ठीक है? जो मांगने वाले आ रहे हैं वो 1-1 रुपए उससे मांग के ले जाएंगे। ये फिक्स है कि 1-1 रुपए ले जाएंगे, एक से ज्यादा नहीं लेना है किसी को। जो मांगने आया है उसको 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। अब वहीं बाहर बैठ के कोई गिन ले, जितने लोग इधर आए गिन ले कितने लोग कमरे में एंट्री किए हैं, तो पता चल गया कि देने वाले ने कितना दिया है कि नहीं, पता चल गया। भाई मान लो 10 लोग आए मांगने, तो बाहर बैठा गिन लिया, 1 2 4 5 10 गए, इसका मतलब जो दिया है वो किसने कितना दिया होगा। तो जो देने वाला, भले हमने उसको देखा ही नहीं कि कौन दे रहा है, लेकिन बाहर हमने काउंट करके पता कर लिया कि कितना दान किया गया है। ये तो हुआ या कितना सहयोग। अब Cl को यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सब 1 इलेक्ट्रॉन मांगने वाले हैं, इसका मतलब जितने जुड़े होंगे उतना मांगे, उतना एक लिए होंगे। तो कितने जुड़े हैं? 5। इसका मतलब फास्फोरस ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा? 5 दिया होगा, बात खत्म। हाँ, उसकी वैलेंसी 5 हो गई, बस कहानी खत्म।
तो यहां पर अगर बैलेंसी आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? 5 कहोगे। ये ध्यान देना, ये PCl3 है। ये PCl3 है। अब यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 जुड़े ना, CH4 है, यहां पर H है ना, तो कितने? 4 CHCl3 है। चार होगा भाई। एक हाइड्रो, जरूरी थोड़े है मांगने वाले सब एक ही बिरादरी के हों, बिरादरी बदल सकती है ना, लेकिन ये एक मांगेंगे एक ही, तो इनकी बिरादरी क्या हो गई? अलग हो गई। लेकिन इसको भी एक ही चाहिए था, Cl को भी एक ही चाहिए था, तो 3 Cl मांग के ले गया, एक H मांग के ले गया, तो कितना हो गया? 4। समझ ना? तो अगर ये इनमें से कोई आइटम दिख रहा है तो आप समझ लेना कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन मांग के ले जाएगा, उसकी संख्या गिन लो। बैलेंस इन्हीं को मोनोवैलेंट कहेंगे। जरूर थोड़े कुछ में से आएगा, अभी आगे कहानी और सुनाएंगे ना। अगर ये है तब की बात है, अगर इनमें से कोई जुड़ा है तो ये तरीका है हमारा बैलेंसी बताने का। बात क्लियर हो गई? 5 एलिमेंट हैं। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन होगा? केंद्रीय परमाणु जिसकी संख्या कम है, और केंद्रीय परमाणु H नहीं हो सकता। हाँ, केंद्रीय परमाणु H नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर H भी संख्या 1 है और C भी 1 है, तो आप पूछ सकते हो कि H भी 1 है, C भी 1 है, तो केंद्रीय परमाणु C कैसे हुआ, H क्यों नहीं हुआ? तो H हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? केंद्रीय परमाणु का मतलब जो सबको इलेक्ट्रॉन दे, तो H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने को दे सकता है? जो केंद्र में हो, बीच में हो, तो H जब एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे तो एक ही मांगेगा, तो कहां बीच में हुआ? बीच में हुआ नहीं, ठीक है? हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑक्साइड, इन केस ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के केस में वैलेंसी 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां पर नंबर ऑफ एटम टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। उन ध्यान दो, बैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा भैया? यहां पर ध्यान दो, बैलेंसी का सूत्र लिखे हैं, 2 गुणे ऑक्सीजन तत्वों की संख्या बटे उन तत्वों की संख्या जिनसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देना, अब पहले तो हम यहां पर आपको फार्मूला लिख के समझा दें। यहां पर मान लो Al2O3 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन तत्वों की संख्या 3 बटे उन परमाणुओं की संख्या जिनसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2, तो कितना हो गया भैया? 3। Cl2O7 कितना भैया? 2 गुणे 7 बटे 2, 7। P4O10 2 गुणे 10 बटे 4, कितना भैया? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ गया ना। अब समझिएगा, जैसे ये फार्मूला हमने बना दिया, फार्मूला आप भूल गए तो अब समस्या होगी। फार्मूला हमने नहीं बनाया है, आप भी बना सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे किया जाएगा? 2 और 6 का। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, इसलिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए? Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 2, 8, 7। इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो किसी से मांगने जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन मांगने जाएगा? 1। किसी से मांगने जाएगा, कितना मांगने जाएगा? 2। अब आप ये बताओ,
कि 5 Cl गए हैं इलेक्ट्रॉन मांगने, तो देने वाले ने कितना दिया होगा? 5 ऑक्सीजन गए हैं मांगने, तो देने वाले ने कितना दिया होगा? कैसे पता चला भैया? जितने ऑक्सीजन गए थे उसको आपने 2 से गुणा कर दिया। 5 ऑक्सीजन मांगने गए थे और 1 ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो 2 गुणे 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब मान लो कि जो जिससे मांगने गए थे उसके पास 10 था ही नहीं, तो कहा रुको भैया आप आ गए हो, हम आपको निराश नहीं करते हैं, हम 2 लोग मिलके आपको दे देते हैं। आप आ गए हो, हम आपको भगाएंगे नहीं, हमारे पास तो नहीं है अकेले के पास, लेकिन हम 2 लोग मिलके आपको दे देते हैं। तो कितने लोगों ने मिलके दिया? 2 लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 10। तो 1 कितना देगा? 2 गुणे 5 बटे 2 कितना दिया? आ गई कि नहीं? वही तो फार्मूला बनाया गया है। 2 गुणे ऑक्सीजन तत्वों की संख्या। ऑक्सीजन कितने गए थे मांगने? 7 ऑक्सीजन गए थे ना। 1 ऑक्सीजन को चाहिए कितना था? 2 चाहिए था ना, तो इसका मतलब 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब यहां पर Cl अकेला नहीं दे पाया, तो 2 Cl ने मिल के दिया, तो 2 ने दिया 2 गुणे 7, तो 1 ने कितना दिया? नीचे आ गया 2। तो ये चीज तो किया गया है, फार्मूला वही बनाया गया है कि नंबर ऑफ एटम टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच, उन परमाणुओं की संख्या जिनसे ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब जिनसे मांगने गया है। तो जितने परमाणुओं से मांगा होगा उनसे डिवाइड कर देंगे, ये तो है। तो आ गया फार्मूला। तो फार्मूला ऐसा थोड़ा है कि हमने बनाया या किसी ने बनाया, बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप खुद बना लोगे। बात क्लियर हो रही नहीं भैया? यहां पर ध्यान दो, अभी आपसे कहा जाए कि XeOF4 में जीनान की वैलेंसी बताना है। अब यहां पर देख लो, यहां पर F भी है और O भी है, तो बस अब यहां पर दोनों नियम लागू हो रहे हैं। और वही कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन को चाहिए कितना? ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 2। फ्लोरीन को चाहिए कितना? HFCl देख लो, फ्लोरीन को कितने चाहिए? इनको याद रखो भैया, ये 1 वाले हैं बेचारे, एक तो ऐसे गरीब टाइप के, इनको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, ठीक है, और दूसरे उनको भूल भी जाते हो। तो कितना चाहिए? ये 1 वाले हैं। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2, फ्लोरीन को चाहिए, और कितने फ्लोरीन गए हैं मांगने? तो अब यहां पर 1 फ्लोरीन को चाहिए 1, तो 4 को चाहिए 4, कुल चाहिए 6। आ गया बैलेंस। कोई दिक्कत है? यहां पर भैया XeO2F2, अब क्या करने वाले हो? कितना? ऑक्सीजन को चाहिए 2, और कितने ऑक्सीजन गए मांगने? 2, तो 2 गुणे 2। फ्लोरीन को चाहिए 1 गुणे बराबर कितना भैया? 6। कोई दिक्कत हो बताओ? आया समझ में? बस हाँ, आज समझ में आ रहा है? तो पहले वाले हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि रिवाइज किया करो। यहां पर ध्यान देते हैं, यहां पर SOCl2 कितना? ऑक्सीजन को चाहिए 2, और ऑक्सीजन है कितना? 1। Cl को चाहिए 1, Cl है कितना? 2 बराबर 4। SO2Cl2 ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 2, और कितने ऑक्सीजन हैं? 2। Cl को चाहिए कितना? 1, कितने हैं? 2, कुल कितना दिया Cl ने?
सॉरी सल्फर ने 6, सल्फर ने कितना दिया है 6, तो वैलेंसी कितना हो गई 6 की। अच्छा ध्यान देना बेटा, किसी आयन की अगर वैलेंसी निकालना है, ध्यान दो, अगर आप ये सोच रहे हो कि चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जो चीजें आपको पढ़ा रहे थे बेटा वो आप पढ़े ही नहीं हो। जो चीजें अभी आपको पढ़ा रहे थे 2-4 लेक्चर से, वो चीजें आपने कभी पढ़ाई नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही होगी। आगे जो पढ़ाया जाएगा, जैसे हमने कल कहा मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये सब आपके 11th में पढ़ाया जा रहा होगा, तो ये सब आपको लगेगा कहाँ पढ़ाया जा रहेगा, तो वो आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, आगे की चीजें आपको सब समझ में आएंगी, तो पीछे मान लो नहीं आए रहे तो आगे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, बैलेंसी ऑफ आयन, बैलेंसी ऑफ आयन, अरे बैलेंसी ऑफ आयन, तो यहां पर क्या लिखाए थे, आयन इक्वल टू चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इट। किसी आयन की वैलेंसी अगर पूछा जाए तो आप देखेंगे तो अच्छा, बैलेंसी के पहले चार्ज नहीं होता, साइन नहीं होता, बैलेंसी के पहले हम लोग चिन्ह का उपयोग नहीं करते। ये पूरे ग्रुप का चार्ज माना जाएगा, जैसे SO4 डबल माइनस कहा जाता है। यहाँ पर सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होगी, ना तो सल्फर की ना तो ऑक्सीजन की, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होगी। हाँ पूरे की। फास्फेट आयन की वैलेंसी 3 है, क्लोराइड क्लोरीन क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, क्लोरीन नहीं आइड, जहां पर नेगेटिव है वहां आइड होता है, IDE। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है और अकेला नेगेटिव है तो अंत में आइड आएगा। ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड हाइड्राइड। ठीक है, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी यहाँ पर 1 है। तो किसी आयन की वैलेंसी जितना उस पर चार्ज है, लेकिन उसके पहले साइन का उपयोग, हम चिन्ह का उपयोग नहीं करते। ठीक है, और यहां पर एक फार्मूला और बताए थे, बैलेंसी बाई वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। यहां पर बैलेंसी बताए थे, ये फार्मूला याद है, कितने लोगों को याद है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास 35.5। ये भी फार्मूला याद रखेगा, इस फार्मूले से भी हम लोग बैलेंसी निकालते हैं। VD क्या है? वेपर डेंसिटी है। VD क्या है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम? तो चलो आज कहानी खत्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ाएंगे। तो वही जो पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा रिवाइज वगैरह किया करो। हाँ बताओ, आओ बताओ।